अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द सलमान अकेडमी एंड वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन इजियर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में स्टडी करेंगे जो कि पैदा होता है 13 अप्रैल 1939 के अंदर, जो कि खुद एक आयरिश पोइट, प्लेराइट और ट्रांसलेटर होता है। दोस्तों, आयरिश पोइट का मतलब जो कि आयरलैंड से बिलोंग करते हैं, ये वो वाले पोइट हैं। साथ ही साथ दोस्तों, एक ऐसा शख्स जो कि रिसीव करता है 1995 के अंदर नोबेल प्राइज लिटरेचर के अंदर, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है। साथ ही साथ दोस्तों, यही शख्स प्रोफेसर होता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। देन दोस्तों, यही शख्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर ऑफ पोइट्री भी अपॉइंट होता है। दोस्तों, इस शख्स ने बेतहाशा अवार्ड जीते हैं। साथ ही साथ ये वो शख्स है दोस्तों जिसने ट्रांसलेट करा है बीवुल्फ को, जो कि फर्स्ट इंग्लिश पोएम है, इनटू मॉडर्न इंग्लिश के अंदर। दोस्तों, अमेरिकन पोइट लोवेल, इस शख्स के बारे में कहते हैं कि आयरलैंड के अंदर या आयरिश पोइट के अंदर यीट्स के बाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट है। इवन के यीट्स के बाद ये वहां का नेशनल पोइट तक माना जाता है। साथ ही साथ कुछ और लोग जिसके अंदर शामिल है एकेडमिक जॉन साउथरैंड, जो कि खुद एक ब्रिटिश एकेडमिक है, न्यूज़पेपर कॉलमिस्ट है और साथ ही साथ ऑथर है। वो कहते हैं द ग्रेट पोइट ऑफ आवर एज, मतलब हमारी एज का या हमारे दौर का ग्रेट पोइट था ये रॉबर्ट पिन्स्का है, जो कि एक अमेरिकन पोइट, एसेइस्ट हैं, लिटरेरी क्रिटिसिस्ट है एंड ट्रांसलेटर है। वो कहते हैं कि विद हिज वंडरफुल गिफ्ट ऑफ आइज एंड एयर ही हैज द गिफ्ट ऑफ द स्टोरी टेलर, मतलब कि उस इंसान के पास खुदा की तरफ से दिया हुआ वंडरफुल गिफ्ट आइज और एयर तो थे, मतलब कान और आंखें तो थी, लेकिन उसके पास एक और भी गिफ्ट था कि वो स्टोरी बहुत अच्छी बताता था। साथ ही साथ दोस्तों, इस शख्स की डेथ के ऊपर, जब इसकी डेथ होती है 2013 के अंदर, तो द इंडिपेंडेंट, जो कि एक ब्रिटिश ऑनलाइन न्यूज़पेपर है, वो डिस्क्राइब करता है कि प्रोबेबली द बेस्ट नॉन पोइट इन द वर्ल्ड, यानी कि ये वो शख्स है जिसको हम दुनिया में बेस्ट नॉन पोइट कह सकते हैं, मतलब सबसे अच्छा जाने वाला पोइट यही शख्स है। दोस्तों, इस शख्स का नाम सीमस हेनी है, जो कि एक आयरिश पोइट, प्लेराइट, ट्रांसलेटर एंड प्रोफेसर है। दोस्तों, सीमस हेनी का पूरा नाम सीमस जस्टिन हनी है, जो कि पैदा होते हैं 13 अप्रैल 1993 के अंदर इन द टाउनलैंड ऑफ टैमनियन के अंदर, जो कि बीच में लगता है कैस्टलडासन एंड टॉम्ब्रिज के अंदर, नॉर्थर्न आयरलैंड के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों, सीमस हेनी के फादर का नाम जो था वो पैट्रिक हेनी था, जो कि खुद एक फार्मर थे और साथ ही साथ कैटल डीलर थे, यानी कि गाय, भैंसों, बकरियों, मवेशियों के अंदर डील किया करते थे। इनकी मदर का नाम दोस्तों मार्गरेट कैथलीन था, जो कि अपने रिलेटिव्स की एक लोकल मील के अंदर काम किया करती थी। साथ ही साथ दोस्तों, ये अपने वालिदैन के पहले सन थे 9 चिल्ड्रंस के दरमियान। दोस्तों, सीमस हेनी ने जो अपनी प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन हासिल की वो एनारिश स्कूल से हासिल की थी, और उसके बाद इन्होंने वॉन किया था स्कॉलरशिप को एसटी कोलंबस कॉलेज में, जो कि एक रोमन कैथोलिक बोर्डिंग स्कूल इन डेरी था, डेरी के अंदर था ये। साथ ही साथ दोस्तों, जब ये 12 इयर्स ओल्ड के थे, ये जब की बात है कि वो स्टडी किया करते थे एसटी कोलंबस के अंदर। देन दोस्तों, सीमस हेनी स्टडी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के अंदर चले गए, जहाँ पे इन्होंने 1957 के अंदर अपनी स्टडी स्टार्ट की और 1961 के अंदर इन्होंने फर्स्ट क्लास ऑनर डिग्री हासिल की थी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के अंदर। दोस्तों, आफ्टर द ग्रेजुएशन सीमस हेनी ने टीचिंग सर्टिफिकेट के लिए एसटी जोसेफ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज को ज्वाइन करा, जो कि बेलफास्ट के अंदर था, जो कि करंटली अगर बात करें तो मर्ज हो चुका है एसटी मैरिज यूनिवर्सिटी कॉलेज के साथ, और वहां से ये अपनी टीचर्स ट्रेनिंग की एजुकेशन हासिल करते हैं और ये कोर्स अपना कंप्लीट करते हैं। देन दोस्तों, सीमस हेनी टीचिंग स्टार्ट कर देते हैं एसटी थॉमस सेकेंडरी इंटरमीडिएट स्कूल के अंदर, जो कि बेलफास्ट के अंदर मौजूद था। फिर ईयर आता है 1966, जब सीमस हेनी अपॉइंट होते हैं एज अ लेक्चरर इन मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर एट क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट, जहां से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन हासिल करी थी, वहीं पे ये अपॉइंट हो जाते हैं लेक्चरर, जो कि मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर के लेक्चरर होते हैं ये। देन दोस्तों, सीमस हेनी टीचिंग करते हैं एज अ प्रोफेसर इन इंग्लिश, जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंदर करते हैं, और साथ ही साथ ये ईयर इनका एकेडमिक ईयर होता है 1970 टू 1971।
देन दोस्तों 1976 के अंदर सेमस हैनी अपॉइंट होते हैं हेड ऑफ इंग्लिश, जो कि कार्सफोर्ड कॉलेज डबलिन के अंदर होता है वहां पर। देन दोस्तों फिर 1989 के अंदर सेमस हैनी जो है वो इलेक्ट हो जाते हैं ऑक्सफोर्ड के अंदर एज अ प्रोफेसर ऑफ पोएट्री, जो कि 5 साल के लिए होते हैं। मींस के 1994 तक के लिए ऑक्सफोर्ड के अंदर प्रोफेसर ऑफ पोएट्री अपॉइंट रहते हैं। देन दोस्तों 1985 टू 1997 तक सेमस हैनी रेड फैकल्टी मेंबर बन जाते हैं हार्वर्ड के, जहां पर ये वेलेस्टन प्रोफेसर ऑफ रिटोरिक एंड ऑरेटरी के साथ मिलकर काम करते हैं और टीचिंग अपनी वहां पे करते हैं ये हार्वर्ड के अंदर। दोस्तों जब सेमस हैनी एसटी जोसेफ कॉलेज के अंदर अपनी ग्रेजुएशन हासिल कर रहे होते हैं तो वहां इनकी मुलाकात होती है मैरी डेवलिन से, और मैरी डेवलिन के साथ ये मुलाकात इनकी मोहब्बत में बदल जाती है और ये दोनों डिसाइडेड करते हैं शादी का, और अगस्त 1965 के अंदर शादी कर लेते हैं। दोस्तों मैरी डेवलिन एक स्कूल टीचर भी होती है, साथ ही साथ एक राइटर भी होती हैं, क्योंकि एक राइटर ही राइटर को समझ सकता है, तो इन दोनों की लव स्टोरी काफी अच्छी चलती है। और ये दोनों शादी के बाद 3 चिल्ड्रंस को प्लान करते हैं। 1966 के अंदर इनका पहला बेटा होता है जिसका नाम ये माइकल रखते हैं, और सेकंड सन इनका क्रिस्टोफर पैदा होता है जो कि 1968 के अंदर पैदा होता है। दोस्तों अगर सेमस हैनी की लाइफ में अचीवमेंट्स और अवार्ड्स की और प्राइज की बात करें तो इनको बेतहाशा अपनी लाइफ के अंदर अवार्ड्स मिले हैं, जिनकी डिटेल्स कुछ इस तरह से है कि 1966 के अंदर एरिक जॉर्जरी अवार्ड इनको मिलता है, 1967 के अंदर क्लोमन डेली अवार्ड इनको मिलता है, 1968 के अंदर इनको सोमरसेट मोगम अवार्ड इनको मिलता है, 1968 के अंदर ही इनको जियोफेरी फेबर मेमोरियल प्राइज भी इनको मिलता है, 1975 के अंदर ईएम फॉस्टर अवार्ड इनको मिलता है, जबकि 1975 के अंदर ही डफ कॉपर प्राइज फॉर नॉर्थ भी इनको मिलता है। 1995 के अंदर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ये हासिल करते हैं। 1996 के अंदर कमांडर डी एल ऑर्डर डैश आर्ट्स एट डैश लेटर भी इनको मिलता है। 1997 के अंदर इलेक्टेड सोए ऑफ एसोडाना भी इनको मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों 1998 के अंदर एसटी लुइस लिटरेरी अवार्ड फ्रॉम द सेंट लुइस यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी एसोसिएट्स की तरफ से इनको मिलता है। 2008 के अंदर इलेक्टेड टू द अमेरिकन फिजियोलॉजिकल सोसाइटी की तरफ से इनको अवार्ड मिलता है, और 2001 के अंदर गोल्डन वर्थ ऑफ पोएट्री गिवन बाय द स्ट्रगल पोएट्री इवनिंग फॉर द लाइफ अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ पोएट्री ये अवार्ड इनको मिलता है। 2004 के अंदर कैनियन रिव्यू अवार्ड फॉर लिटरेरी अचीवमेंट भी इनको मिलता है। देन दोस्तों 2005 के अंदर आयरिश पेन अवार्ड ये हासिल करते हैं, और 2006 के अंदर टीएस एलियट प्राइज फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड सर्किल भी इनको मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताया चलूंगा 2007 के अंदर पोएट्री नाउ अवार्ड फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड सर्कल भी इनको मिलता है। 2009 के अंदर डेविड कॉरी प्राइज भी इनको मिलता है। 2011 के अंदर पोएट्री नाउ अवार्ड फॉर ह्यूमन चैन भी इनको मिलता है। 2011 के अंदर ही बॉब ह्यूज लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड भी इनको मिलता है, और 2012 के अंदर ग्रिफिन पोएट्री अवार्ड लाइफ टाइम रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड भी इनको मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते चलूं कि अगर सेमस हैनी की ब्लैक रॉक क्लिनिक डबलिन के अंदर 30 अगस्त 2013 के अंदर जब ये 74 इयर्स ओल्ड के थे, वहां पे शॉर्ट इलनेस की वजह से इनकी डेथ हुई। डबलिन के अंदर ये एक रेस्टोरेंट के अंदर थे, और वहां से इनको इमरजेंसी हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट किया गया था, पूरा मेडिकल प्रोसीजर किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुबह 7:30 बजे ये अपने खाली की चीकी से जा मिले थे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताया चलूं कि ये 30 अगस्त 2013 को इनकी डेथ हुई थी डबलिन के अंदर, लेकिन इनका जो फर्नल हुआ था वो 2 सितंबर 2013 के अंदर फर्नल हुआ था, और इनको शाम के टाइम बरीड कर दिया गया था, दफन कर दिया गया था एसटी मैरी चर्च के अंदर, खानदानी विलेज के पास जो इनका कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड है, वहां पे जहाँ पे इनके छोटे भाई और इनके पेरेंट्स और दूसरे फैमिली मेंबर्स जहाँ पे दफन है, इनको भी वहीं पर बरीड कर दिया गया था। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताया चलूं कि सेमस हैनी का फर्नल यानी आखिरी रस्म रिवाज जो इन कफन दफन वाला सिस्टम था, वो ब्रॉडकास्ट हुआ था टेलीविजन के ऊपर। RTE के नाम से एक टेलीविजन था, उसने इसको ब्रॉडकास्ट करा था, और साथ ही साथ रेडियो ने भी RTE के इसको ब्रॉडकास्ट करा था, लाइव कवरेज मिली थी इसको। और इसके ऊपर जो ब्रॉडकास्टिंग चली थी वो सुबह 8 बजे से लेके रात 9:15 तक इनका पूरा डे का फर्नल कैप्चर किया गया था इसके अंदर। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताया चलूं कि जो सेमस हैनी की कब्र है, मतलब इनकी जो ग्रेवयार्ड है, उसके ऊपर जो पत्थर लगा होता है, हेडस्टोन जिसको कहते हैं, उसके ऊपर एक लाइन लिखी गई है। इनकी एक पोएम थी, द ग्रेवल वॉक्स के नाम से इनकी पोएम थी, उसी की एक लाइन लिखी गई है कि वॉक ऑन एयर अगेंस्ट योर बेटर जजमेंट।
दोस्तों जब सैमा सैनी स्टडी कर रहे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के अंदर 1957 के अंदर, तो इनको एक कॉपी मिलती है टेड ह्यूज की, जिसके अंदर टेड ह्यूज की पोयम होती है कालो प्रल, जो कि टेड ह्यूज की जिंदगी में बहुत ज्यादा उनको हौसला अफजाई करती है पोएट्री लिखने के लिए। देन दोस्तों सैमा सैनी जब टीचिंग कर रहे होते हैं एस.टी. थॉमस सेकेंडरी इंटरमीडिएट स्कूल बेलफास्ट के अंदर, तो वहाँ के जो हेडमास्टर होते हैं वो खुद एक राइटर होते हैं और उनका नाम माइकल मैकलवेटी होता है, और वो सैमा सैनी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं पैट्रिक केविनगा से। केविनगा दोस्तों जो कि खुद एक आयरिश पोइट और नॉवेलिस्ट हैं, हेडमास्टर होता है, वो अपनी मेंटरशिप के अंदर सैमा सैनी को पोएट्री लिखने के लिए मेंटरशिप प्रोवाइड करता है और कॉन्फिडेंस देता है। उसके बाद सैमा सैनी अपनी पहली पोएट्री पब्लिश करवाते हैं 1962 के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते चलूं कि सैमा सैनी इनिशियली एक साइन करते हैं पब्लिशर के साथ, जो कि डॉल्बिन प्रेस पब्लिशर होता है डब्लिन के अंदर, अपने पहले वॉल्यूम की पब्लिशिंग के लिए। लेकिन वहां कोई डिले हो जाता है और काफी ज्यादा वेट करना पड़ता है। देन वहां से वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं और फिर साइन करते हैं फेबर एंड फेबर के साथ, जो इनकी बाकी की सारी पब्लिशिंग करवाता है इनके तमाम वर्क। दोस्तों सैमा सैनी की क्वालिटी ऑफ राइटिंग या राइटिंग स्टाइल के बारे में आपको बताता चलूं कि ये जो लिखते थे इन स्टाइल्स के अंदर लिखना पसंद करते थे, जिसके अंदर ओरल ब्यूटी, फाइनली रॉट टेक्सचर, रीजनल पोइट, ट्रेडिशन नेशनलिस्ट, लिरिकल पोइट, मेक यू सी हेयर स्मेल एंड टेस्ट द रूल लाइफ। मतलब कि ये एक नेशनलिस्ट पोइट भी थे, रीजनल पोइट भी थे, और साथ ही साथ ये जब लिखते थे अपने लिरिकल पोइट के अंदर, मतलब लिरिकल वे के अंदर, तो आज भी इनकी पोइट्री जब आप पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आप रूरल लाइफ खुद गुजार रहे हो, खुद उसको स्मेल कर रहे हो, खुद उसको टेस्ट कर रहे हो और खुद उसको देख रहे हो। दोस्तों सैमा सैनी की पोइट्री के अंदर मैन कलेक्शन की बात करें तो जिसके अंदर 12 मैन कलेक्शन ऑफ पोइट्री आती है, जिसके अंदर 1996 के अंदर डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट पब्लिश हुई थी, 1969 के अंदर डोर इनटू द डार्क पब्लिश हुई थी, 1972 के अंदर विंटरिंग आउट पब्लिश हुई थी, 1975 के अंदर नॉर्थ पब्लिश हुई थी, और नॉर्थ और डेथ ऑफ द नेचुरलिस्ट ये वो पोयम है जिसके अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला था। साथ ही साथ दोस्तों 1979 के अंदर फील्ड वर्क पब्लिश हुई, 1984 के अंदर स्टेशन आइलैंड पब्लिश हुई, 1987 के अंदर द हा लैंट्रीन पब्लिश हुई थी, 1991 के अंदर सीइंग थिंग्स पब्लिश हुई, 1996 के अंदर द स्पिरिट लेवल पब्लिश हुआ था, 2001 के अंदर इलेक्ट्रिक लाइट पब्लिश हुई, और 2006 के अंदर डिस्ट्रिक्ट एंड सर्कल पब्लिश हुई थी, और इन द लास्ट 2010 के अंदर ह्यूमन चेन पब्लिश हुई थी। साथ ही साथ दोस्तों पोइट्री के अंदर सिलेक्टेड एडिशंस के अंदर आपको बताता चलूं कि 1980 के अंदर सिलेक्टेड पोएम्स इनकी पब्लिश हुई थी, 1990 के अंदर न्यू सिलेक्टेड पोएम पब्लिश हुई थी, 1998 के अंदर ओपन ग्राउंड पोएम्स इनकी पब्लिश हुई थी, 2014 के अंदर न्यू सिलेक्टेड पोएम्स इनकी पब्लिश हुई, और 2018 के अंदर 100 पोएम्स इनकी पब्लिश हुई थी। साथ ही साथ दोस्तों आपको सैमा सैनी के प्रोस में मेन कलेक्शन के बारे में बताता चलूं कि 1980 के अंदर प्री ऑक्यूपेशन सेलेक्टेड प्रोस इनका पब्लिश हुआ था, 1988 के अंदर द गवर्नमेंट ऑफ द टंग इनका पब्लिश हुआ था, और 1995 के अंदर इनकी मोस्ट फेमस द रेड रेस ऑफ पोइट्री पब्लिश हुई थी, जो कि आज भी ऑक्सफोर्ड के लिटरेचर के अंदर शामिल है। इवन के एमए इंग्लिश के स्टूडेंट्स को भी इसको लाजमी पढ़ना पड़ता है। देन दोस्तों सैमा सैनी के प्रोस के अंदर सिलेक्टेड एडिशन के अंदर आपको बताता चलूं कि 2001 के अंदर फाइंडर्स कीपर्स के नाम से इनका सिलेक्टेड प्रोस पब्लिश हुआ था। दोस्तों प्लेस की बात की जाए तो सैमा सैनी ने 2 प्लेस भी लिखे थे। 1990 के अंदर द क्योर ए टोरे के नाम से इनका पब्लिश हुआ था, जो कि एक वर्जन था सोफोक्लिस का, और इसका नाम फील्ड डे था। 2004 के अंदर इनका सेकंड प्ले इन्होंने पब्लिश करवाया था द ब्यूरियल एट थीबस, ये भी सोफोक्लिस का एंटिगोन का वर्जन था। साथ ही साथ दोस्तों ट्रांसलेशन की बात करें तो सैमा सैनी ने 10 ट्रांसलेशन करी थी, जो कि आयरिश लैंग्वेज से मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करी थी, या ओल्ड इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करी थी, जिसके अंदर अ विजन ऑफ द आयरिश जो उन्होंने फील्ड डे ट्रांसलेट करी थी। इसी के साथ साथ इन्होंने स्वीनी फ्लाइट्स 1992 के अंदर, फोटोग्राफर 1933 के अंदर द मिडनाइट वर्डिक्ट इन्होंने ट्रांसलेट करी थी आयरिश टू मॉडर्न इंग्लिश। 1995 के अंदर लैमनिट्स इन्होंने ट्रांसलेट करी थी
साथ ही साथ 1999 के अंदर बेवुल्फ जो कि फर्स्ट इंग्लिश पोएम है, इसको भी उन्होंने ट्रांसलेट करा था अ न्यू वर्ड्स ट्रांसलेशन के नाम से। 1999 के अंदर ही डायरी ऑफ वन हु फिनिश्ड अ सॉन्ग साइकिल, इसको भी इन्होंने ट्रांसलेट करा था। देन दोस्तों 2009 के अंदर द टेस्टमेंट ऑफ क्रिसिड एंड सेवन, इसको भी इन्होंने ट्रांसलेट करा था। साथ ही साथ दोस्तों 2016 के अंदर एनिड बुक 4 को भी इन्होंने ट्रांसलेट करा था और 2022 के अंदर द ट्रांसलेशंस के नाम से भी इनकी एक ट्रांसलेशन पब्लिश हुई। तो दोस्तों ये सैमा सैनी की बायोग्राफी थी और साथ ही साथ उनके इंपॉर्टेंट वर्क थे। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे, आपको समझ आई होगी। साथ ही साथ इस तरह के मजीद वर्क के लिए द सलमान अकेडमी वी आर ट्राइंग टू मेक एजुकेशन ईजियर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। थैंक यू।